पिछले भाग में हमने उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था को समझा। हमने देखा कि वर्ण व्यवस्था विकसित हुई और समाज पहले की तुलना में क्या हो गया, अधिक संगठित हो गया। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, अगर समाज बदल रहा था, खेती जो है वो बढ़ रही थी, राजा शक्तिशाली हो रहे थे, तो लोग कहाँ रहते थे, उनकी बस्तियाँ कैसी थीं, पुरातत्वविदों को इसके प्रमाण कहाँ मिले। तो यही जो है आज का विषय है। तो सबसे पहले जो है देखते हैं कि जनपद क्या था। तो जनपद क्या था कि मैंने आपको बताया कि जन का अर्थ क्या होता था, लोग, और पद का अर्थ क्या होता था, स्थान या भूमि। ठीक है, तो ऐसी जगह जहाँ पर लोगों का समूह बसता था, उस क्षेत्र को क्या बोलते थे, जनपद। अब जन केवल जो है लोगों को समूह था, लेकिन जनपद एक निश्चित भूभाग था जिसकी अपनी सीमाएं थीं। यही कारण है कि उत्तर वैदिक काल में जनपदों का विकास भारतीय राजनीति इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। अब जनपदों की जानकारी हमें कैसे मिली, तो जनपदों की जानकारी कैसे मिली। अब प्रश्न उठता है कि हजारों वर्ष पहले बने जनपदों के बारे में हमें कैसे पता चला। क्या किसी ने उस समय फ़ोटो खींची थी, वीडियो रिकॉर्डिंग की थी, तो फिर जानकारी किस तरीके से मिली। तो पहला, ये पहले भी हम इस बात पे बात कर चुके हैं कि दो तरीके के क्या होते हैं, स्रोत होते हैं। ठीक है, कौन कौन से। पहला तो हो गया साहित्यिक स्रोत, और दूसरा हो गया पुरातात्विक स्रोत। ठीक है ना। तो अब जैसे साहित्यिक स्रोतों में क्या क्या आ सकता है, वेद और अन्य ग्रंथ, और पुरातात्विक में यानी कि ये हो गया आपका उत्खनन से संबंधित, यानी कि आर्कियोलॉजिकल एग्जावेशन। अब क्या है, यहाँ से जो प्रमुख उत्खनन स्थल हैं जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, वो कौन कौन से थे। तो सबसे पहले यहाँ पे मिला है हस्तिनापुर। ठीक है, अब ये क्या है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के पास स्थित है। ये महाभारत से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। किससे जुड़ा हुआ माना जाता है, महाभारत से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। अब यहाँ हुए उत्खनन से उत्तर वैदिक काल के अनेक प्रमाण मिलते हैं। दूसरा है अतरंजी खेड़ा। दूसरा क्या है, अतरंजी खेड़ा। तो ये कहाँ से मिला है, यूपी के एटा से। कहाँ से मिला है, यूपी के एटा से। अब यह भी उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। अब यहाँ से क्या मिला, लोहे के औजार, मिट्टी के बर्तन और जीवन के अनेक प्रमाण यहाँ से मिले हैं। ठीक है ना। अब आता है पुराना किला। ये कहाँ पर है, ये दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में। तो दिल्ली के पुराना किला क्षेत्र भी उस समय के अवशेष यहाँ से क्या है, मिलते हैं। तो ये सभी स्थल हमें ये बताते हैं कि उत्तर वैदिक काल में लोग स्थायी बस्तियों में रहने लगे थे। अब जनपदों की विशेषताएं क्या क्या थी, तो चलिए देख लेते हैं। जनपदों की विशेषताएं क्या क्या थी। पहला था कि लोग
स्थायी घरों में रहने लगे। ठीक है, लोग स्थायी घरों में रहने लगे। ऋग्वैदिक काल की तुलना में लोग अब अधिक स्थायी जीवन जीने लगे। वे झोपड़ी और घरों में रहते थे। गांव विकसित होने लगे। दूसरा था पशुपालन, क्या है वो जारी रहा। तो खेती बढ़ गई लेकिन पशुपालन का महत्व समाप्त नहीं हुआ था। गाय, बैल, घोड़े, अन्य पशु अब भी लोगों की आर्थिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग थे। खेती का जो है वो विस्तार हुआ, यानी कि अब गेहूं, जौ और धान जैसी फसलें बड़े स्तर पर उगाई जाने लगी। लोहे के औजारों के कारण खेती क्या हो गई, अधिक प्रभावी हो गई। चौथा था विशेष प्रकार के मिट्टी के बर्तन। अब उत्तर वैदिक काल में एक विशेष प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिलते हैं जिनको क्या बोला जाता है, PGW। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये क्या थे, पेंटेड ग्रेवेयर। अब पेंटेड ग्रेवेयर क्या थे, तो इन बर्तनों का रंग कैसा होता था, हल्का धूसर। कैसा होता था, हल्का धूसर। और इन पर जो है काले रंग से चित्र बनाए जाते थे। कैसे बनाए जाते थे, काले रंग से चित्र बनाए जाते थे इन पे। अब ये चित्र बहुत ही जटिल होते थे। अधिकतर इनमें क्या होती थी, सीधी रेखाएं, वृत्त, त्रिभुज या अन्य सरल ज्यामितीय आकृति बनाई जाती थी। अब PGW क्यों महत्वपूर्ण है, तो पुरातत्ववादियों का मानना है कि ये साधारण बर्तन नहीं थे। इनका निर्माण बहुत अच्छी गुणवत्ता का होता था। इनकी जो सतह थी वो चिकनी होती थी और इनका उपयोग विशेष अवसरों या प्रतिष्ठित परिवारों द्वारा किया जाता था। यही कारण है कि NCERT में इनका विशेष उल्लेख मिलता है। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इम्पोर्टेंट है कि बहुत से जो स्टूडेंट हैं वो PGW और ब्लैक एंड रेड वेयर में जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। किस में, एक तो PGW और ब्लैक एंड रेड वेयर में। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं, अलग अलग है। पेंटेड ग्रेवेयर जो है वो मुख्य रूप से उत्तर वैदिक काल और जनपदों से जुड़ा हुआ है, और ब्लैक एंड रेड क्या है, वो पहले के काल से है। तो ये किससे है, लेटर उत्तर वैदिक। ठीक है, और ये पहले के काल से हैं। ठीक है, तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अब पुरातत्व हमें क्या बताता है कि इतिहास केवल किताबों से नहीं बनता। पुरातत्व हमें बताता है कि लोग वास्तव में कैसे रहते थे। यदि किसी स्थान से लोहे के औजार मिलते हैं तो हमें पता चलता है कि वहाँ लोहे का उपयोग होता था। यदि वहाँ अनाज के अवशेष मिलते हैं तो हमें खेती की जानकारी मिलती है। यदि वहाँ मिट्टी के बर्तन मिलते हैं तो हमें उस समाज की तकनीक, जीवन शैली और आर्थिक स्थिति का पता चलता है। इसलिए पुरातत्व इतिहास का सबसे विश्वसनीय स्रोत माना जाता है। तो अब हमने जो है वो क्या समझा कि पहले जन थे, फिर जनपद बने, लेकिन क्या कहानी समाप्त हो गई, तो इतिहास कभी क्या है, समाप्त नहीं होता। तो कुछ जनपद इतने शक्तिशाली हो गए कि उन्होंने अपने आसपास के छोटे जनपदों को भी अपने अधीन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बड़े राज्यों का निर्माण हुआ और इन्हीं बड़े राज्यों को क्या कहा गया, महाजनपद। क्या कहा गया, महाजनपद। अब यहीं से जो भारतीय इतिहास में बड़े राज्यों, विशाल सेनाओं, कर व्यवस्था और शक्तिशाली राजतंत्र का वास्तविक विकास शुरू होता है। और यही हमारे चैप्टर का अगला और इम्पोर्टेंट है कि 16 महाजनपद, कितने महाजनपद, 16 महाजनपद, उनकी विशेषताएं, किलेबंदी, उनकी सेना
उनकी कर व्यवस्था और मगध के शक्तिशाली बनने का कारण। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि पहले लोग जन के रूप में रहते थे, फिर स्थायी बस्तियां बनने लगी और जनपद अस्तित्व में आ गए। लेकिन इतिहास यहीं नहीं रुकता। समय के साथ कुछ जनपद आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक दृष्टि से अधिक शक्तिशाली होते गए। उन्होंने अपने आसपास के छोटे छोटे जनपदों को अपने नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया। अब यहीं से प्रारंभ होता है भारतीय इतिहास का एक नया अध्याय, महाजनपदों का युग। अब समझते हैं कि महाजनपद थे क्या। अब महाजनपद यानी कि ऐसे बड़े और शक्तिशाली राज्य जिनके पास विशाल भूभाग, अधिक जनसंख्या, मजबूत प्रशासन और संगठित सेना। क्या क्या? विशाल भूभाग, ठीक है, विशाल भूभाग, अधिक जनसंख्या, मजबूत प्रशासन और संगठित सेना। ठीक है, तो ये जो चीज़ें थी वो महाजनपद की क्या थी? विशेषताएं। तो लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6th सेंचुरी BCE, ठीक है, 6th सेंचुरी BCE तक भारत में क्या थे? 16 महाजनपद विकसित हो चुके थे। कितने? 16 महाजनपद विकसित हो चुके थे। अब ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब इन 16 महाजनपदों के हमको क्या है? नाम याद रखने हैं। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं इनके नाम। तो सबसे पहले क्या है? अंग। दूसरा क्या है? मगध। तीसरा क्या है? काशी। चौथा क्या है? कौशल। पांचवा क्या है? बज्जी। छठा क्या है? मल। सातवां क्या है? चेदी। आठवां वत्स। नवा कुरु। 10वां पांचाल। 11वां मत्स्य। 12वां सूरसेन। 13वां अश्मक। 14वां अवंती। 15 गांधार। 16वां कंबोज। ठीक है, तो विस्तार जो है मुख्य रूप से कहाँ होता है? मगध और बज्जी में। अब पहली विशेषता क्या थी कि हर महाजनपद की अपनी क्या होती थी? एक राजधानी होती थी। क्या होती थी? राजधानी होती थी। अब वहीं से क्या है? प्रशासन चलता था, वहीं सेनाएं रहती थी, वहीं राजकोष होता था और वहीं महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे। अब मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? चलिए देख लेते हैं। जो मगध था उसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो क्या थी? राजगृह। और वर्तमान क्या है? वो राजगीर है। ठीक है, तो बाद में जो है राजधानी बदलकर पाटलिपुत्र कर दी गई। ठीक, बाद में क्या कर दी गई राजधानी? पाटलिपुत्र। दूसरी विशेषता थी किलेबंदी। अब प्रश्न उठता है कि यदि महाजनपद शक्तिशाली थे तो उन्हें ऊंची दीवारों और किलों की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो अब इसका जो कारण है, पहला कारण क्या था? पहला कारण था सुरक्षा। यानी कि एक महाजनपद दूसरे महाजनपद पर आक्रमण कर सकता था, इसलिए राजधानी और नगरों की सुरक्षा के लिए मजबूत दीवारें बनाई गई।
दूसरा कारण था शक्ति का प्रदर्शन। राजा केवल शक्तिशाली होना ही नहीं चाहता था, वह अपनी शक्ति दिखाना भी चाहता था। ऊंचे किले, विशाल द्वार और मजबूत दीवारें उसकी प्रतिष्ठा का प्रतीक थी। तीसरा कारण था प्रशासनिक नियंत्रण। जब राज्य बहुत बड़ा हो गया तो लोगों और भूमि पर नियंत्रण बनाए रखना आवश्यक था, तो किलेबंदी नगर प्रशासन को सबसे अधिक प्रभावी बनाती थी। अब किलों को बनाने में क्या क्या चाहिए था, तो इतनी विशाल दीवारें क्या है एक दिन में नहीं बन सकती थी, तो इसके लिए ज़रूरी था कि बड़ी संख्या में लेबर, पत्थर, लकड़ी और ईंट जैसी निर्माण सामग्री, प्लानिंग और पर्याप्त धन। तो यही कारण है कि महाजनपदों को पहले की तुलना में कहीं अधिक संसाधनों की आवश्यकता थी। अब एक स्टैंडिंग आर्मी, स्थायी सेना। अब एक और बड़ा परिवर्तन आता है कि जनपदों के समय आवश्यकता पड़ने पर लोग युद्ध करते थे, लेकिन महाजनपदों के समय स्थिति बदल गई। अब राजाओं ने स्थायी सेना रखना शुरू कर दिया। अब इसे क्या है, स्थायी सेना बोला गया। ऐसी सेना जो हर समय पर तैयार रहे, उसे केवल युद्ध के समय नहीं बुलाया जाता था, वह नियमित रूप से राज्य की सेवा करती थी। और इनको वेतन कितना मिलता था कि महाजनपदों के सैनिकों को नियमित वेतन दिया जाता था। इसका अर्थ है कि अब राज्य के पास नियमित आय का स्रोत होना आवश्यक था। तो इसी से क्या है, अब टैक्सेशन सिस्टम, कर व्यवस्था, ठीक है। तो राजा अब केवल उपहारों पर निर्भर नहीं रह सकता था। जनपदों के समय लोग राजा को उपहार देते थे, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी थी। यदि राजा को सेना रखनी है, किले बनवाने हैं, प्रशासन चलाना है, तो क्या केवल उपहारों से काम चल सकता है? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए महाजनपदों में व्यवस्थित कर प्रणाली विकसित हुई। तो परीक्षा की दृष्टिकोण से क्या है कि छोटे जनपद मिलकर क्या हुए, महाजनपद बने। 16 महाजनपद थे। प्रत्येक महाजनपद की क्या थी, राजधानी थी। नगरों के चारों ओर किलेबंदी की जाती थी। किलेबंदी का उद्देश्य सुरक्षा, शक्ति प्रदर्शन और प्रशासनिक नियंत्रण था। महाजनपदों में स्थायी सेना का विकास हुआ। सेना और प्रशासन के लिए अधिक धन की आवश्यकता पड़ी। इसी कारण क्या है, कर व्यवस्था का महत्व बढ़ गया। अब कर व्यवस्था क्या थी, तो हमने देख लिया कि राज्यों के पास स्थायी सेना थी, किलेबंदी थी और एक संगठित प्रशासन विकसित हो चुका था। अब इतना बड़ा राज्य चलाने के लिए, सेना का खर्च उठाने के लिए, अब किले बनवाने के लिए, अधिकारियों के वेतन के लिए, तो कर व्यवस्था की ज़रूरत क्या पड़ी, इसीलिए पड़ी। तो महाजनपदों के राजाओं को सेना रखनी थी, किले बनवाने थे, प्रशासन चलाना था, सड़कों और नगरों की व्यवस्था करानी थी, सीमाओं की रक्षा करानी थी। अब केवल उपहारों से इस बड़े राज्य नहीं चल सकता था। तो राजाओं ने क्या हुआ, नियमित रूप से टैक्स लेना शुरू किया। अब करों को, जो एनसीईआरटी में जो कर दिए हैं वो किस प्रकार के कर दिए हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले भाग क्या था, किसान अपनी कृषि उपज का लगभग 1/6 राज्य को देता था। कितना, 1/6 किसका, कृषि उपज का। मतलब अगर मान लीजिए उसके पास 6 कुंटल जो है वो गेहूँ हुआ है, तो उसमें से 1 कुंटल गेहूँ वो किसको दे देगा, राज्य को दे देगा। ठीक है। अब पशुओं पर कर लगाया गया। पशुओं पर कर कैसे, जो लोग पशुपालन करते थे, जैसे गाय, बैल, भेड़, बकरी, तो राज्य के लिए पशु भी महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन हो गए। व्यापार पर कर लगाया गया। अब व्यापार बढ़ रहा था, तो व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तुएं जो ले जाते थे, और इसीलिए जो है उनकी खरीदी और बिक्री पर भी कर लगाया जाने लगा। तो जिस प्रकार जीएसटी या अन्य कर लिए जाते हैं आज के समय, उसी प्रकार उस समय भी व्यापार पर कर लिया जाता था। जंगल से प्राप्त वस्तुओं पर, जो लोग जंगल से लकड़ी, शहद, फल, जड़ी बूटियाँ
और अन्य वस्तुएं लाते थे उनसे भी कर लिया जाता था। अब श्रम कर, लेबर टैक्स, कुछ लोगों के पास कर देने के लिए धन नहीं होता था, तो ऐसी स्थिति में वे राज्य के लिए क्या करते थे, श्रम करते थे। जैसे किले बनवाते थे, सड़क बनवाते थे, राजकीय निर्माण करवाते थे, तो इसको हम लेबर टैक्स बोलते हैं। कृषि में परिवर्तन, अब कृषि की बात करते हैं, तो हमने पहले भी बताया था आपको कि लोहे के उपयोग से खेती में बड़ा परिवर्तन आया। अब यहाँ एनसीईआरटी 2 परिवर्तन बताती है विशेष, कौन कौन से, कि लकड़ी के हल से लोहे के हल तक। तो पहले किसान क्या है, लकड़ी के हल का उपयोग करता था, लेकिन अब लोहे के हल का उपयोग करने लगा। लोहे का हल अधिक मजबूत था, यह भूमि को गहराई तक जोत सकता था, इससे खेती क्या हो गई, अधिक प्रभावी हो गई। दूसरा परिवर्तन था बीज बोने की नई तकनीक। क्या था, बीज बोने की नई तकनीक। तो इसमें क्या था, पहले लोग बीजों को खेत में बिखेर देते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें व्यवस्थित तरीके से बोए जाने लगा। इससे क्या है, फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों बढ़ गए। तो अब क्या हुआ, दोनों परिवर्तनों के कारण खेती का उत्पादन बढ़ने लगा, अधिक अनाज पैदा होने लगा, व्यापार बढ़ा, राज्य को अधिक कर मिलने लगा और महाजनपद पहले से अधिक शक्तिशाली होते गए। लेकिन एक समस्या भी थी, इतिहास हमेशा केवल विकास की कहानी नहीं होता। यहाँ जहाँ लाभ होता है वहाँ कुछ समस्याएं भी पैदा होती हैं। जैसे खेती बढ़ने के साथ साथ किसानों और खेतों में काम करने वाले मजदूरों पर काम का बोझ बढ़ गया, उत्पादन बढ़ा, लेकिन मेहनत भी पहले से अधिक करनी पड़ी। यह बात हमें उस समय के सामाजिक जीवन को समझने में मदद करती है। अब भारत में जो 16 महाजनपद थे उनमें शक्तिशाली कौन था, मगध। अब ये हमें यह समझना है कि मगध सबसे शक्तिशाली जो है क्यों बना, मगध के शक्तिशाली बनने के क्या कारण थे। तो पहला क्या कारण था उसका, मगध के शक्तिशाली बनने के कारण, पहला था उपजाऊ भूमि। तो मगध क्या है, वो गंगा के मैदान में स्थित था। गंगा और उसकी सहायक नदियों के कारण यहाँ की भूमि क्या है, अत्यधिक उपजाऊ थी। अच्छी खेती का अर्थ है अधिक उत्पादन, अधिक उत्पादन का अर्थ है अधिक कर, और अधिक कर का अर्थ है अधिक शक्तिशाली राज्य। दूसरा कारण था नदियाँ। तो यहाँ पर क्या है, मगध के पास गंगा और सोन जैसी महत्वपूर्ण नदियाँ थी। तो 3 बड़े लाभ होते थे, सिंचाई, परिवहन और व्यापार। तीसरा कारण था जंगल। अब मगध के आसपास घने वन थे, तो यहाँ से क्या है, लकड़ी मिलती थी, हाथी मिलते थे, जंगली संसाधन मिलते थे, और प्राचीन युद्धों में हाथियों का बहुत महत्व था। मगध के पास हाथियों की उपलब्धता उसकी सैन्य शक्ति का बड़ा कारण थी। चौथा कारण था उसका लौह अयस्क। तो मगध के पास क्या है, लौह अयस्क की खानें थी। यहाँ पर उससे क्या बनते थे, हथियार, कृषि के उपकरण, और इससे क्या हुआ, खेती भी मजबूत हुई और सेना भी। अब समझिए आप कि कोई भी राज्य केवल अच्छे राजा के कारण महान नहीं बनता। राज्य को महान बनाते हैं उसके प्राकृतिक संसाधन, उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी सेना, उसका प्रशासन और उसका भौगोलिक स्थान। तो मगध इन सभी दृष्टियों से अत्यंत समृद्ध था। अब इसी से आगे चलकर वही उत्तर भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति उभरा। ठीक है, तो अब हमने ये समझ लिया कि छोटे छोटे जनपद समय के साथ बड़े और शक्तिशाली राज्यों में बदलने लगे। अब सवाल उठता है कि आखिर इन बड़े राज्यों को महाजनपद क्यों कहा गया। तो महा अर्थात बड़ा और जनपद अर्थात लोगों का निवास क्षेत्र, यानी कि जब कोई जनपद क्षेत्रफल, जनसंख्या, शक्ति और प्रशासन की दृष्टि से बड़ा हो गया तो उसे महाजनपद कहा जाने लगा। अब टोटल 16 महाजनपद थे जिनका मैंने आपको नाम बताया। आखिर मगध सबसे शक्तिशाली क्यों बना, तो उसकी भी मैंने आपको ये 4 रीजन ये बता दिए कि मगध सबसे शक्तिशाली क्यों बना। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि मगध के महत्वपूर्ण शासक कौन थे।
तो सबसे पहले हमें किसका नाम मिलता है महत्वपूर्ण शासकों में? बिंबिसार का, ठीक है। उसके बाद आते हैं कौन? अजातशत्रु। और इसके बाद में क्या है? महापद्म नंद। तो अब ये आपको ध्यान रखना है कि मगध की जो पहली राजधानी थी वो क्या थी? राजगृह, जिसे आज हम क्या बोलते हैं? राजगीर। और बाद में राजधानी को क्या कर दिया गया? पाटलिपुत्र। तो आज का जो पाटलिपुत्र है वो क्या है? पटना। अब महत्वपूर्ण क्या है कि लगभग 2300 वर्ष पहले मकदूनिया का शासक था सिकंदर। किसका शासक? मकदूनिया का शासक था सिकंदर। कितने साल पहले? 2300 वर्ष पहले। तो वो विश्व विजय के उद्देश्य से भारत की ओर बढ़ा। उसने पश्चिमी एशिया के अनेक क्षेत्रों पर क्या है? विजय प्राप्त की और भारत के उत्तर पश्चिमी भाग तक पहुंच गया। लेकिन जब उसकी सेना को पता चला कि आगे मगध का विशाल साम्राज्य है जिसके पास विशाल हाथी सेना और शक्तिशाली सैन्य बल है, तो सैनिक आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हुए। तो सिकंदर को क्या है? वापस लौटना पड़ा। यही कारण है कि इतिहास में मगध को प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद माना जाता है। अब छोटे छोटे जनपद विकसित होकर महाजनपद बने। महाजनपदों के बीच शक्ति की प्रतियोगिता शुरू हुई। अब इन प्रतियोगिताओं में सबसे अधिक सफलता मगध को मिली, क्योंकि उपजाऊ भूमि, नदी, जंगल, लोहे की खदानें, हाथी और सक्षम शासकों ने मिलकर मगध को प्राचीन भारत की सबसे बड़ी शक्ति बना दिया। यही कारण है कि आगे चलकर नंद, मौर्य और गुप्त जैसे महान साम्राज्यों का विकास भी इसी क्षेत्र में हुआ। अब बज्जी गणराज्य की शासन व्यवस्था कैसी थी और यह मगध से किस प्रकार से अलग थी? ठीक है, कौन से शासन की? बज्जी गणराज्य। अभी तक हमने किसके बारे में देखा? मगध के। अब देख लेते हैं बज्जी गणराज्य। तो क्या था? उस समय भारत में एक ऐसी शासन व्यवस्था भी थी जो बाकी राज्यों से बिल्कुल अलग थी। उसका नाम क्या था? बज्जी। आज हम जिन राज्यों की बात कर रहे थे वहाँ एक राजा होता था, शासन वही चलाता था, वही निर्णय लेता था। लेकिन बज्जी में व्यवस्था बिल्कुल अलग थी। यहाँ शासन किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं था, बल्कि कई प्रमुख लोगों की एक सभा मिलकर शासन चलाती थी। तो इसलिए इसे क्या है? गणराज्य या संघ कहा जाता था। अब गण का अर्थ होता था समूह और संघ का अर्थ होता था संगठन। ठीक है, यानी कि जहाँ सत्ता एक व्यक्ति के पास नहीं बल्कि कई लोगों के बीच बटी थी। ठीक है, तो क्या था? गणराज्य। इसका अर्थ होता था, गण का अर्थ है समूह और संघ का अर्थ है संगठन। यानी कि सत्ता एक व्यक्ति के पास नहीं थी, कई लोगों के बीच में बटी थी। यही कारण है कि इतिहासकार बज्जी को भारत के प्रारंभिक गणराज्यों में गिनते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हमें इसकी जानकारी कैसे मिली? तो इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ के दीघ निकाय से मिलती है। कहाँ से मिलती है? बौद्ध ग्रंथ के दीघ निकाय से। ठीक है, इस ग्रंथ में एक रोचक घटना का उल्लेख मिलता है कि मगध के राजा अजातशत्रु बज्जी पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री को भगवान बुद्ध के पास भेजा और पूछा कि क्या बज्जी को हराया जा सकता है। तो भगवान बुद्ध ने सीधे युद्ध की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि जब तक बज्जी के लोग नियमित रूप से सभा करेंगे, मिलजुल कर निर्णय लेंगे, अपने नियमों का पालन करेंगे, अपने बुजुर्गों का सम्मान करेंगे और एकता बनाए रखेंगे, तब तक उनको हराना बहुत कठिन होगा। तो ये बात हमें ये सिखाती है कि किसी भी राज्य की सबसे बड़ी शक्ति केवल उसकी सेना नहीं होती, बल्कि उसकी एकता, अनुशासन और अच्छी शासन व्यवस्था होती है। अब एक छोटा सा अंतर समझिए कि मगध में राजतंत्र था, एक राजा का शासन था। बज्जी में गणतंत्र जैसी व्यवस्था थी, यानी कि कई लोग मिलकर निर्णय लेते थे। तो यही दोनों व्यवस्थाओं का सबसे बड़ा अंतर था। तो अब सबसे पहले हमने वैदिक काल के 2 चरण पढ़े। ठीक है, तो वैदिक काल, अब रिवीजन कर लेते हैं इस चैप्टर का पूरा। तो क्या पढ़ा हमने? ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। अब ऋग्वैदिक काल में समाज क्या था? सरल, पशुपालन पर निर्भर थे। उत्तर वैदिक काल में लोहे के उपयोग से कृषि का विस्तार हुआ, कृषि बढ़ी, उत्पादन बढ़ा, संपत्ति बढ़ी, राज्यों की शक्ति बढ़ी, जनपदों का विकास हुआ, महाजनपद बने,
कर वसूला जाने लगा, स्थायी सेना बनी, राजधानियाँ बनी, चारों ओर किलेबंदी की गई और समाज में वर्ण व्यवस्था भी स्पष्ट दिखाई देने लगी। अब 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन बना? मगध। और उसकी सफलता के पीछे उपजाऊ भूमि, नदी, जंगल, लौहयस्क हाथी और योग्य शासकों की भूमिका रही। अंत में हमने बज्जी गणराज्य की शासन व्यवस्था पढ़ी, जहाँ सामूहिक निर्णय लेने की परंपरा थी। अब परीक्षा की दृष्टि से कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना है कि 16 महाजनपद थे। सबसे शक्तिशाली क्या था? मगध। और पहली राजधानी राजगृह है, बाद की राजधानी पाटलिपुत्र। बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद मगध के प्रमुख शासक थे। बज्जी गणराज्य था। बज्जी की जानकारी दीघ निकाय से मिलती है। भगवान बुद्ध ने बज्जी की एकता और अनुशासन की प्रशंसा की। तो बच्चों, इसी के साथ में कक्षा 6 की NCERT का ये 5th चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। यदि आपने शुरुआत से लेकर यहाँ तक सभी लेक्चर पूरे किए हैं तो आपको केवल तथ्य याद नहीं होंगे बल्कि पूरी कहानी समझ में आ गई होगी और आगे चल कर के ये सारे एग्ज़ामों, सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके काम आएगी। अब अगले लेक्चर में हम चैप्टर 6 तो बौद्ध और जैन धर्म की शुरुआत करेंगे, जहाँ हम जानेंगे कि आखिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नए धर्मों और नए विचारों का उदय कैसे हुआ। तब तक पढ़ते रहिए, समझते रहिए और बिल्कुल भी अपनी स्ट्रीक को टूटने मत दीजिए। लिए जय हिंद, जय भारत।